गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि आप लोग घर पे स्टडी कर रहे होंगे और ऑनलाइन क्लास की मदद से आप लोगों को जो भी टॉपिक्स बताया जा रहा है आपको उसको अध्ययन करने में काफ़ी आसानी हो रही होगी। चलिए इसी के साथ आज हम लोग एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक है हमारा अंतःक्रिया की आवश्यकता एवं महत्व। लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक बात जान लें कि अभी अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा, जो हम लोग ऐसे पिछले क्लास में जो हम लोगों ने स्टडी किया, जिसमें हम लोगों ने बात कर रहे थे मूल सुधारवादी नारीवाद, रेडिकल फेमिनिज्म, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि नारी स्त्रियों की मूल समस्याओं का अध्ययन कर उसका समाधान ढूंढना या समाधान करना। और दूसरा टॉपिक हमारा था पितृसत्तात्मकता, जिसमें हम लोग पेट्रियार्की जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें हम लोग देख रहे थे जिसमें पिता की सत्ता, जहाँ पे पिता की सत्ता चलती है, या फिर हम लोग जहाँ अगर सीधी सी बात करें तो जहाँ पे पुरुष प्रधान है, या फिर जहाँ पे पुरुषों का अधिकार चलता है, उस प्रक्रिया को हम लोग पितृसत्तात्मकता के नाम से जानते हैं। और एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि आज हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पे पुरुषों जो हमारे जेंडर्स, जो हमारे समाज के में जो जेंडर्स हैं, जिसको हम मेल और फीमेल दो रूपों में डिवाइड करके रखे हैं, इसमें से जो पुरुष प्रधान समाज की जो बात अगर हम लोग करते हैं तो इसमें जेंडर का पुरुष मेल जेंडर वो मुख्य भूमिका में रहता है। लेकिन जो सेकंड जेंडर जो फीमेल है, ये सेकंड भूमिका में रहती है, जो पुरुषों के प्रक्रियाओं द्वारा या पुरुषों के निर्णय और विचारों के अधीन हुआ करती है। इसमें हम लोगों को देखना है कि इन समस्याओं को किस तरह से सॉर्ट आउट करना है, किस तरह से इसे इक्वल करना है। क्योंकि हम अगर देश का अगर उन्नति चाहते हैं तो हम लोगों को जो फीमेल जेंडर है, फीमेल जेंडर को भी अवसर देना होगा और फीमेल जेंडर को भी आगे बढ़ने के लिए हम लोग को प्रयास करना पड़ेगा। और इसमें हम लोगों को देखना, जैसे एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि ये अगर हम लोगों के पास फीमेल जेंडर है, ये मेल जेंडर है, ये इस तरह से है। तो यहाँ पे क्या है कि एक समाज में, जो हमारा समाज है, उस समाज में जो मेल है ये अधिक एरिया को कवर अप करके रखा है। ये अपने समाज में ये हर एक क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवसाय से संबंधित क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में आपको मेल का एरिया सबसे अधिक है। लेकिन फीमेल जो एक है कि जिसके पास हम लोग देख रहे हैं कि इसके पास केवल घर से संबंधित क्षेत्र में ही उनका अधिक योगदान देखने को मिलता है। लेकिन एक समाज में, एक पूरी जनसंख्या में, अगर एक जनसंख्या एक राज्य की जनसंख्या की बात करें, देश की जनसंख्या की बात करें या विश्व की जनसंख्या की बात करें, तो पूरे विश्व की जनसंख्या में मेल का भी 50% और फीमेल भी 50%, दोनों मिलके 100% की भूमिका होती है। तो अगर 50% मेल भी है, 50% फीमेल भी है, तो फीमेल का जो वर्क एरिया है, जो हम लोगों उसके लिए जो वर्क एरिया जो निर्धारित किए हैं, वह काफ़ी कम क्षेत्र है। तो अगर हम लोग इसको भी अगर इक्वल कर दें, अगर मान लीजिए एक मेल और फीमेल, और इसका भी एरिया और इसका भी एरिया को हम लोग, अब इसको हम लोग दोनों को इक्वल कर दें। अगर हम लोग दोनों को बराबर कर दें, थोड़ा सा बराबर नहीं होगा, तो हम लोग अगर हम लोग इसको बराबर कर दें, अब क्या हुआ कि ये दोनों का कार्य क्षेत्र, अगर दोनों के कार्य क्षेत्र को अगर हम लोग इक्वल कर दें, तो हम लोग क्या होगा, मेल का भी वर्कलोड थोड़ा कम हो जाएगा और फीमेल का भी अपना एरिया बढ़ जाएगा, जिसमें ये भी अपना पूरा योगदान दे पाएगा और ये भी पूरा योगदान दे पाएगा, जिससे हम लोगों को समाज का 100% विकास
हो पाएगा, क्योंकि मेल जेंडर भी अपना पूरा योगदान दे रहा है और फीमेल जेंडर भी अपना पूरा योगदान दे रहा है। तो हमारे समाज का क्या होगा, पूरा 100% विकास होगा, जिससे हमारा व्यक्तिगत भी विकास हो पाएगा और समाज का भी विकास हो पाएगा और देश का भी विकास हो पाएगा। लेकिन ये तभी संभव है जब पुरुष प्रधान समाज में या पैट्रियार्की में जब पुरुष महिलाओं को अवसर देंगे, कार्य क्षेत्र में भाग लेने का अवसर देंगे, उनकी जन्मजात योग्यताओं के आधार पर उन्हें अवसर देंगे। तो ये तभी संभव है जब हम लोग अंतःक्रिया की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये दोनों जेंडर के आपसी सहमति के आधार पे ही हम दूसरे जेंडर को स्वाभाविक रूप से कार्य करने के लिए आजादी दे सकते हैं, स्वतंत्रता दे सकते हैं या फिर उसे स्वीकार कर सकते हैं। जब तक हम खुद से स्वतः अगर हम किसी को आजादी नहीं देते हैं, स्वतः हम किसी को अपनी इच्छा से कार्य करने की सहमति नहीं देते हैं, तब तक हम उसको बेहतर से बेहतर परिणाम प्राप्त करने का अवसर नहीं दे पाएंगे। तो इसमें हम लोगों को देखना है कि अंतःक्रिया जो मेल और फीमेल जो दो जेंडर हमारे समाज में है, दोनों के बीच में आपसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जिसके मदद से मेल भी अपना वर्क करे और मेल फीमेल के कार्य क्षेत्र में बाधा के रूप में उपस्थित ना हो। और इस तरह से हम लोगों को देखना है कि अंतःक्रिया, और एक चीज हम लोगों को देखना है कि फीमेल, अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो मेल है ये फर्स्ट जेंडर है और फीमेल ये सेकंड जेंडर है, जिसमें हम लोग समाज में हम लोग मेल को प्रथम जेंडर के नाम से और फीमेल को सेकंड जेंडर, जिसमें मेल को हम लोग स्ट्रॉन्ग जेंडर भी कहते हैं और फीमेल को वीक जेंडर के रूप में भी कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि फीमेल और फीमेल में अगर आपसी कोऑर्डिनेशन जो है, अगर अंतःक्रिया बात विचार के विमर्श के माध्यम से अगर हो तो वह ये दोनों भी एक दूसरे के मार्ग में बाधक तत्वों के रूप में उपस्थित नहीं होंगे। और एक चीज देखता है कि फीमेल जो वीक जेंडर है, इसे भी समाज की चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा और इनके विकास में जो बाधक तत्व है, बाधक तत्व के रूप में भी इस पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं, अंतःक्रिया के रूप में भी हम इस पॉइंट्स को लिख सकते हैं। और समाज की दृष्टि से अगर हम लोग देखें कि समाज में किस तरह का व्यवस्था होना चाहिए, उस व्यवस्था की दृष्टि से भी हम इस पॉइंट्स को लिख पाएंगे। आपको एग्जाम में जब क्वेश्चंस आए तो क्वेश्चंस को पढ़ना है और ये समझना है कि क्वेश्चन का आंसर किस हिस्से को टच कर रहा है। अब चलिए हम लोग आपसी जो सहमति की बारी आती है, आपसी से विचार विमर्श की बारी आती है, उसको हम लोग अंतःक्रिया कहते हैं। जो जेंडरों के बीच, दो जेंडरों के मध्य में जो आपसी विचार विमर्श होता है, उस विचार विमर्श की प्रक्रिया को अंतःक्रिया का आवश्यकता और महत्व, क्योंकि जब तक आपसी संबंध के माध्यम से काम नहीं होगा तब तक हम बेहतर परिणाम की पुष्टि नहीं कर पाएंगे। अब इसमें सबसे पहला बात है कि ये इंटरेक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसका महत्व क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। अब हम लोग सामाजिक व्यवस्था, किसी भी देश को, राज्य को हम लोग अपने जेंडर की जो विस्तार की संख्या है, जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में सभी व्यक्तियों को, सभी जेंडरों को अपने स्वतंत्रता रूपी विकसित होने के लिए और स्वतंत्रता रूपी अपने कार्य को करने के लिए हम लोग ने सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की है, जिसमें प्रत्येक जेंडर सामाजिक अनुशासन के साथ, सामाजिक क्रियाकलापों के साथ अपना जीवन यापन कर सके और अपना बेहतर से बेहतर प्रक्रिया को, बेहतर से बेहतर जीवन यापन की प्रक्रिया को या फिर सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में अपना विकास कर सके। तो इसमें हम लोगों को देखना है कि जब मेल और फीमेल दोनों में आपसी संबंध होगा तो जो सामाजिक व्यवस्थाओं का जो ढांचा निर्माण किया गया है वो सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाएगा और सामाजिक व्यवस्था में किसी भी तरह की बाधाएं उत्पन्न नहीं होंगी। अब हम लोग दूसरा जो हम लोग का पॉइंट है वो है उन्नति तथा विकास। अब उन्नति तथा विकास, अगर हम लोग कहते हैं कि अगर मेल भी अपना पूरा वर्क कर रहा है, फीमेल भी अपना पूरा वर्क करता है, तो स्वाभाविक है कि अब मेल जेंडर अपना सारा वर्क कंप्लीट करके ला रहा है, फीमेल जेंडर अपना सारा वर्क कंप्लीट करके आ रहा है, तो हर एक क्षेत्र से क्या होगा कि डेवलपमेंट देखने को मिलेगा और बेहतर डेवलपमेंट होगा तो मेल और फीमेल दोनों अपना व्यक्तिगत
भी विकास करेगा और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो अपने राज्य और देश का भी विकास करेगा, जिससे हमारा राज्य और देश और समाज क्या होगा, उन्नति की दिशा की तरफ विकसित होगा। उसके बाद से जो थर्ड पॉइंट है वो है सार्वभौमिक शिक्षा। अब यहाँ पे आती है कि सार्वभौमिक शिक्षा प्रारंभ से ही हम लोग देखते हैं कि पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों को अधिक महत्व हमने दिया है, अधिक क्षेत्र दिया है, अधिक एरिया में वो कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका अधिक क्षेत्र में अधिकार होता है। जबकि महिलाओं को अगर हम लोग देखें तो महिलाओं को आदिकाल से हम लोग देखते हैं कि कभी किसी समय में उन्हें शिक्षा से वंचित भी रखा गया है, कभी उन्हें शिक्षा भी प्रदान की गई है और कई तरह के भेदभाव और कई तरह की प्रक्रियाओं और कई प्रकार के शोषण से उनका जीवन गुजरा हुआ है, जिसके कारण इसमें शिक्षा का अभाव देखने को मिला है। और शिक्षा के अभाव होने के कारण इनका आदिकाल से ही शोषण होता हुआ चला आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि सार्वभौमिक शिक्षा कहने का मतलब है कि अगर हम लोग शिक्षा को सार्वभौमिक कर दे और हम हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य, हर एक देश, हर एक विश्व के प्रत्येक देशों में अगर शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर दे तो मेल और फीमेल सबको जब शिक्षा प्राप्त होगी तो सब अपनी योग्यताओं का विकास कर पाएंगे और अपने योग्यताओं के आधार पर अपने समाज में कार्य का भी चुनाव कर पाएंगे। उसके बाद हम लोगों को पॉइंट आता है वो है हमारा प्रजातांत्रिक शिक्षा। प्रजातांत्रिक शिक्षा हेतु कहने का मतलब है कि प्रजातांत्रिक शिक्षा जो है समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए होनी चाहिए, जिसके आधार से अगर हम लोग फीमेल को अगर हम लोग एडुकेटेड करते हैं, अगर शिक्षा प्रदान करते हैं और जिससे वो अपने समानता का अधिकार को समझ पाएंगी, अपने नैतिक मूल्यों को समझ पाएंगे और बेहतर से बेहतर अपना विकास कर पाएंगे। उसके बाद से हम लोगों के पास है कि अंधविश्वास तथा कुरीतियों की समाप्ति। अंधविश्वास और कुरीति, जहाँ भी शिक्षा का अभाव होता है या अज्ञानता होती है, वहीं पे हम लोग देखते हैं कि अंधविश्वास और कुरीतियाँ, जो समाज की कुरीतियाँ हैं वो पनपती हैं और उनका विकास हो पाता है। लेकिन जिस स्थान पे शिक्षा का और ज्ञान का अगर प्रकाश जल जाए तो वहाँ पे हम लोग अंधविश्वास और कुरीतियों का भी समाप्ति हो जाता है। जिस तरह से हम लोगों के अगर एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं तो सती प्रथा एक समय की वास्तविक घटना थी, लेकिन जब लोगों में ये ज्ञान का प्रकाश जगा, जब वो उसके वास्तविक रूप को समझ पाए तो सती प्रथा सदा के लिए समाप्त हो गई और वो समाज से के अंधविश्वास और कुरीतियां वो समाज से हट गए। दूसरा पॉइंट हम लोगों के पास आता है स्त्रियों की सुरक्षा। यहाँ पे होता है कि